मतलब ये चैप्टर है ही थोड़े से, जिनको मैथ अच्छा लगता है और केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। हाँ, मैथ तो अच्छा लगता है, केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, उनको दिक्कत आ सकती है। उसको दिक्कत नहीं आएगी, जो केमिस्ट्री अच्छी लगती है। मतलब इसमें थोड़ा सा याद करने वाला प्रोसेस है थोड़ा सा। मतलब इसमें आप याद रखना न्यूमेरिकल पोर्शन क्या है, बहुत कम। चैप्टर 9th 10th 11th 12 न्यूमेरिकल पोर्शन कम है, ज़्यादा नहीं है। तो है जैसे केमिस्ट्री में नहीं होते आपके, तो न्यूमेरिकल्स कम है। और बेटा जो जैसे पहले करके आए थे बेटा, उसमें बराबर के न्यूमेरिकल थे, प्योर मैथ लग रहा था लगभग। आपने देखा भी होगा ना, वेक्टर को ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला याद करो और क्वेश्चन निकालो। उसमें थोड़ी सी मैथ की झलक आती थी, इसमें वो काम नहीं रहेगा थोड़ा सा। हाँ, फॉर्मूले तो बेटा आएंगे आएंगे। वैसे सॉलिड की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है बेटा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है नहीं, या 12th क्लास में, 12th में आएगा शायद, पता नहीं कटा हुआ है कि नहीं कटा हुआ। अब देखो सॉलिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप कहीं पर भी देख लो रियल लाइफ में आपको सॉलिड मिलेंगे मिलेंगे। बिल्डिंग बनानी है बेटा, आप ईंटें यूज़ करते हो, वो भी एक सॉलिड में आ जाती हैं, ठीक है ना। ब्रिज बनाने हैं बेटा, उसमें भी सॉलिड यूज़ होता है। रेलवे ट्रैक बनाओगे बेटा, उसमें भी सॉलिड यूज़ होगा। कुछ भी बना लो, लगभग ज़्यादातर चीज़ों में, कंस्ट्रक्शन वाले कामों में सॉलिड यूज़ होते ही होते हैं। अब उसके ऊपर बेटा फिर आप जैसे कोई ब्रिज बनाया हुआ है ना, ऐसा तो है नहीं भी उद्घाटन से पहले ही बेटा टूट गया, ऐसा भी होता है ना। कई बार ब्रिज बनाकर तैयार करते हैं बेटा, और रिबन काटने आते हैं, इतने में ब्रिज भी गिर जाते हैं बेटा कई बार। तो हमने ब्रिज को अंडर फोर्स बेटा स्टडी करना ना, जब फोर्स उसके ऊपर आएगी, ठीक है ना, जब वहाँ से बेटा कारें, बड़े बड़े गाड़ी, ट्रक जाएंगे बेटा, तो कितनी फोर्स बेटा सहन कर पाता है, कितनी इसमें लचक आती है, वो सारा आपने स्टडी करना। तभी तो जाकर बेटा मटेरियल यूज़ करोगे, उसमें क्या सिस्टम है क्या नहीं। तो मतलब सॉलिड को हमने किस में स्टडी करना है, अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक। और सबसे पहले बेटा रिजिड बॉडी के बारे में पहले भी बताया हुआ है, तो बच्चों को बता सकते हैं रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी नहीं होती। रिजिड बॉडी बेटा क्या होती है, एक साथ कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट रहते हैं सर उनके पार्टिकल। बताओ बेटा, जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच की या एटम के बीच जो डिस्टेंस है बेटा वो चेंज ना हो, चाहे आप जितनी मर्जी फोर्स लगा लो। ये वर्ड याद रखना, चाहे आप जितनी मर्जी फोर्स लगा लो। तो बस आपको पता ही है कि पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है ना आपकी, वो क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी, चाहे जितने मर्जी फोर्स लगा। अब वहाँ पर भी जिक्र हुआ था कि रियल लाइफ में चीज़ें बेटा स्ट्रेच भी होती हैं, कंप्रेस भी होती हैं और बेंड भी होती हैं। तो रियल लाइफ में आपके पास जो भी आप चीज़ पकड़, जिसको सॉलिड बोलते हैं ना, सॉलिड जो होते हैं ना बेटा, सॉलिड, वैसे हम मान लेते हैं कि ये रिजिड बॉडी है, बट ये परफेक्ट रिजिड बॉडी ये भी नहीं है। तो सॉलिड भी बेटा क्या है, नॉट रिजिड बॉडी। यूट्यूब पे वीडियो आती है बेटा, वहाँ पर एक हाइड्रोलिक प्रेशर वाला, ठीक है ना, वहाँ पर बेटा जिस चीज़ को आप सोचते नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा वो है, सख्त है, सॉलिड है बेटा, बेटा वो भी, ठीक है ना। तो मतलब एक टाइम के बाद चीज़ें
कंप्रेस होंगी, स्ट्रेच भी हो सकती हैं, पेपर का ढेर नहीं टूटता, ठीक है ना, टूट जाता है। टूटता है वो उस मशीन की बड़ा लिमिट होगी, बात अलग है, ठीक है ना। अच्छा, आपने एक चीज पढ़ी होगी ना, कंडक्टर और इंसुलेटर। क्या इंसुलेटर पक्के इंसुलेटर रहते हैं या वो भी कभी कंडक्टर बन सकते हैं? कंडक्टर बन सकते हैं सर। एयर सबसे अच्छी बेटा इंसुलेटर है, हवा, हवा कंडक्टर बन जाती है। एयर, कभी आपने देखा हो, केस सुना हो बिजली गिरती है आसमान से, गिरती है सर। तो बेटा एयर ही होती है रास्ते में, तो वो आपकी एयर उस टाइम जब वो आ रही होती है, मतलब कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी चाहिए होती है रिलीज होने के लिए। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, वो मूव करते रहते हैं तो करंट फ्लो हो जाता है। इंसुलेटर में बेटा वो इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं, अगर उनको, जैसे हमने लास्ट केस में किया था सैटेलाइट वाले केस में, बाउंड है बेटा, चक्कर लगाई जाएगी, जब बेटा उसको उतनी एनर्जी मिल गई तो वो वहां से बाहर निकल जाएगी। अच्छा, एक लकड़ी को हम गर्म करेंगे उसे एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी देने के बेटा कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है ना, एनर्जी देने के भी कई सारे वे होते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आप गर्म करोगे वहीं से एनर्जी मिलेगी, तो 12th में जाकर पढ़ोगे बेटा और भी तरीके हैं। मैटर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जरूरी नहीं उसको गर्म करोगे, उसके ऊपर अगर आप रेडिएशन को गिराओगे तो वहां से बेटा इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। हाँ जी। तो इसके बाद बेटा एक चीज आती है डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है? डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स होती है जिसमें और जो सब्सटेंस जो भी है वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। भाई आप ना मिक्स कर रहे चीज़ों को ना, ओरिजिनल शेप में आ जाता है बेटा, वो इलास्टिसिटी का एक पार्ट आ जाएगा। डिफॉर्मिंग फोर्स, द फोर्स विच चेंज द शेप एंड साइज of body is called deforming force। जो फोर्स आप लगा रहे, ये घरों में बेटा आपकी मम्मी सुबह उठकर खाना पकाने से पहले जब आटा बनाती है बेटा, तो वहां पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाती है ना। कुकर में नहीं बेटा, आटे के साथ बेटा, जब मुक्का मुक्की होता है, ठीक है ना, तो वहां पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगती है आपकी। तो अब इसके बाद बेटा एक होती है आपकी रिस्टोरिंग फोर्स होती है, तो उसको थोड़ा सा जिक्र आगे करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा स्टेप वाइज चलते हैं। तो सबसे पहले बेटा आती है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी बेटा क्या है? अब मान लो आपके पास कोई बॉडी है, प्रॉपर्टी है, ठीक है प्रॉपर्टी एक, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई बॉडी के ऊपर। अब सबसे पहले वो बॉडी उसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है उसका अपोज करेगी, ठीक है ना। आप उसकी शेप चेंज करना चाहते हो, वो चेंज करने से रोकेगी, अपोज करेगी। एक टेंडेंसी है कि वो चेंज का अपोज करेगी। दूसरा बेटा, वो आपने उसके ऊपर फोर्स लगा दिया, अप टू एक सर्टेन लिमिट तक आपने फोर्स लगा दिया, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं उसको। जब फोर्स हटाओगे, पहली बात ध्यान से सुन लो बेटा, या तो उसकी शेप चेंज ही ना हो। हमने क्या करना है, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई आपने, एक लिमिट तक फोर्स लगाई जिसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, या तो क्या बेटा उसकी शेप चेंज ही ना हो, या फिर अगर चेंज हो भी गई है तो बेटा जब उस लिमिट के बाद फोर्स को हटा देंगे तो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस, ठीक है ना। पहली बात याद रखना, फोर्स लगा रहे हो, अप टू कहाँ लगानी है, एक सर्टेन लिमिट तक। अगर बेटा यहाँ तो शेप उसकी चेंज ही ना हो, कुछ चेंज ही ना आए उसमें, या अगर चेंज आ भी गया है तो जब उस फोर्स को हटाओगे तो वापस उसी शेप में, उसी साइज में वापस आ जाए, ठीक है ना। तो दी टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू oppose
एनी चेंज इन इट्स शेप एंड साइज। पहली बात तो अपोज करे, जितना कर सकती जमकर अपोज करे। द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स शेप एंड साइज एंड also to regain its original configuration लिख सकते हो यहाँ, shape and size after removal of deforming force। ठीक है, तो पहले तो बेटा क्या टेंडेंसी है बेटा, अपोज कर रही है वो किसी भी चेंज का, और अगर चेंज हो भी जा रहा है बेटा उसमें, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप साइज को रीगेन कर रहे जब आप फोर्स को हटा रहे। फोर्स कहाँ तक लगा कर देखोगे, अप टू इलास्टिक लिमिट। ये इलास्टिक लिमिट क्या होती है बेटा, आगे जाकर बताएंगे, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से, डेफिनेट हिसाब से कौन ज़्यादा इलास्टिक है, स्टील या रबड़? स्टील बेटा मोर इलास्टिक है रबड़ से, ठीक है ना। आपको सर उसमें शेप में चेंज ही नहीं हुआ, अगर हो जाएगा वापस थोड़ी आएगी स्टील। लेकिन बेटा डेफिनेटली ध्यान समझो, आपने एक सर्टेन लिमिट तक उसके ऊपर फोर्स लगाई, तो रबर के ऊपर लगाओगे ठीक है वापस आ जाएगी, लेकिन एक टाइम के बाद आप यूज़ भी करते हो, उसमें थोड़ा सा उसकी शेप या साइज थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लेकिन स्टील के ऊपर बेटा जाकर सीधा टूटेगी ही उस लिमिट के बाद। उस लिमिट के बाद तो लगानी नहीं है ना, उससे पहले किसके ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर सकते हो, स्टील के ऊपर। उसकी बेटा इलास्टिसिटी क्या है, ऐसा मत सोचो कि शेप चेंज होगी और वापस आएगा, यही इलास्टिसिटी है। शेप चेंज ना हो वो भी इलास्टिसिटी का पार्ट है, अगर होगी तो वापस आ जाए, ठीक है ना। तो ये आ गया। नेक्स्ट है बेटा इलास्टिक। तो ये एग्जांपल लिख लो कि स्टील है बेटा, वो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, तो ये लिख लो। अब इलास्टिक बॉडी कौन सी होती है बेटा, ठीक है ना। इलास्टिक बॉडी डेफिनेशन के अंदर की बात है बेटा, समझना लिखने में तो वैसे ऐसे लिख देंगे, द बॉडी विच regain its original shape and size after, बेटा सेम चीज है, ये लास्ट लाइन बेटा याद रखना। इसके अंदर वो भी चीज है, समझाना, आप जो फोर्स लगा रहे हो यहां तो शेप बेटा चेंज ही ना हो,
तो बेटा सोचेगा स्टील है, शायद माइंड में कभी आया हो स्टील रीगेन थोड़ी करेगी अपनी, बेटा उसमें चेंज नहीं होते इतनी जल्दी से, ठीक है ना। एग्जाम्पल बेटा लिख सकते हो बेटा, आपका स्टील भी आ जाएगा, रबर भी है बेटा, दोनों ही है, ठीक है ना। एक प्लास्टिक बॉडी होती है बेटा, प्लास्टिक प्लास्टिसिटी जिसकी शेप, प्लास्टिक बॉडी, हाँ प्लास्टिसिटी बेटा इसी में कवर हो जाएगा आपका, जिसकी शेप चेंज होती है पर वो वापस स्केल नहीं कर पाते अपनी शेप। हाँ तो जो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन ना कर पाए, ठीक है ना। चाहे आपने जितनी मर्जी छोटी सी फोर्स लगाई, ये भी फर्क है। एक है कि ज़्यादा लगा दी तो रीगेन नहीं कर पाई, एक है कि चाहे जितनी मर्जी छोटी लगा वो अपनी शेप और साइज को रीगेन नहीं कर पाई। क्ले हो गया ना, हल्की सी फिंगर लगाओगे बेटा उसमें वैसे ही चली जाएगी। आटा बनाते हो, मान लो आटे में भी बेटा जब आप रोटी बनाने से पहले उसमें हल्का सा बेटा लगाते हो, फिंगर यहाँ से करो तो बेटा उसके अंदर चली जाएगी। तो वो हल्की सी फोर्स भी रियल लाइफ में आपको पता है परफेक्टली चीज़ें कोई भी नहीं होती, ना कोई परफेक्टली प्लास्टिक होगी ना कोई परफेक्टली इलास्टिक होगी, ठीक है ना। तो प्लास्टिक बॉडी बेटा इसी में नोट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। बाकी बेटा बातें सारी वैसी वैसी हैं। वही है क्ले के टाइप में, बच्चे खिलौने वाले जो मिट्टी होती है बेटा। अच्छा है वही होता है। अब हम बात करते हैं वो जो आप कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स की, जो ये इलास्टिसिटी है ये आई किसकी वजह से, ठीक है ना। तो बेटा इसका आंसर समझने से पहले बेटा एक चीज़ समझो। मान लो आपने किसी बॉडी को स्टडी करना, डिस्कस करना है, आप उसको माइक्रोस्कोपी लेवल पर देखो। मान लो बेटा ये एक एटम है, अच्छा एटम आपस में बिल्कुल चिपके होते हैं, उनमें गैप होता है, हल्का फुल्का गैप होता है ना। मान लो यहाँ जूम करके देख रहे हैं, अच्छा खासा गैप है, इनके बीच में बेटा कुछ नहीं होता, खाली गैप होता है। समझने के लिए आप ऐसे समझो कि मान लो यहाँ पर स्प्रिंग लगे हुए हैं, जस्ट समझने के लिए। हाँ लगा दिए ताकि फीलिंग ले पाओ थोड़ी सी। काम वही होगा जो स्प्रिंग करेंगे, असल में यहाँ पर कुछ नहीं होता बेटा। ये स्ट्रक्चर बेटा क्या है, मान लो स्टेबल है। अब अगर आप क्या करोगे, इसको बेटा खींचोगे एक एटम को पकड़कर, तो क्या होगा, वापस आएगा ना, नहीं आएगा। स्प्रिंग है बेटा, ऐसे सोचो। अगर खींचोगे थोड़ा सा तो वापस उसी शेप में चला जाएगा, अपनी जगह पर चला जाएगा। अगर आप थोड़ा सा डिफॉर्म भी करते हो तो स्प्रिंग है बेटा, जैसा हम पढ़ा हुआ था मान लो, तो वो दोबारा से पहले करेगा और वो अपना वहीं आ जाएगा। इससे ना तो ज़्यादा नज़दीक ले जा सकते हो आप और ना ही ज़्यादा दूर लगा सकते। तो जब आपने इधर फोर्स लगाई ना, ये आपकी अप्लाइड फोर्स एक्सटर्नल, और बेटा इस उल्टी डायरेक्शन में क्या इसके अंदर डेवलप हो जाती है, रीस्टोरिंग। इसको रीस्टोरिंग फोर्स आपने खींचा और बेटा इसमें एक फोर्स रीस्टोर हुई, जैसे स्प्रिंग वाले केस में किया। ये रीस्टोरिंग फोर्स किसकी वजह से होती है बेटा, ये होती है, इसका नाम होता है बेटा इंटर
इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये मोलिक्यूल के बीच में फोर्स लगती है। आप आगे जाकर पढ़ोगे बेटा, ठीक है ना। हमने 4 फोर्स किए ना पहले चैप्टर में। यस सर। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बेटा उसी में एक पार्ट आ जाएगा ये वाला। अब एक ना छोटा सा ग्राफ होता है, वो ग्राफ कर लेते हैं। इसका रीजन बेटा क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स या फिर इंटरमोलिकुलर, ठीक है ना। इलास्टिसिटी क्यों आती है, इसकी वजह से आती है। जब आप खींचते हो किसी चीज को तो बेटा वो वापस आ जाती है, क्योंकि उसमें रिस्टोर फोर्स डेवलप हो जाती है। अब इसके बाद बेटा एक ग्राफ आता है, मान लो ये बेटा आपकी डिस्टेंस है r इन एटम या मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है बेटा। और ये बेटा पोटेंशियल एनर्जी इधर पॉजिटिव है और इधर आपकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। एक ग्राफ है, ये याद रखना। सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या होगी, यहां पर होगी ना, ये बेटा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस आई ना, ये वाली, इसको बोलते हैं बेटा हम r0, यानी कि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। ये ग्राफ इसी कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहा है। कैसे, कोई भी बॉडी तब स्टेबल होती है जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी बेटा मिनिमम हो। याद रखना, जैसे आप कोई बॉल बेटा पकड़ोगे, यहां पर रखोगे तो क्या वो स्टेबल है, यहां पर उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो छोड़ोगे तो बेटा वापस आती है। तो कोई भी बॉडी बेटा अपनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करना चाहती है, ये याद रखें। बॉल अर्थ की सरफेस पर पड़ी है बेटा, आपको लगेगा हाँ भाई ये अभी स्टेबल है, कोई ना छेड़े तो बेटा सदी सदी तक ऐसे पड़ी रहेगी। तो यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी बेटा मिनिमम मान लो, ठीक है ना। तो ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब इससे कम करोगे बेटा, अगर डिस्टेंस देखो, मैंने कहा था कंप्रेस करेंगे, तो अगर डिस्टेंस कम करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। भाई ये मगर -10 है और वो -5 होगी, पहले से तो बढ़ गई ना। वो क्या चाहती है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। तो वो बेटा उसी, अगर आप इधर बेटा डिस्टेंस बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, 2 एटम को मॉलिक्यूल खींचोगे, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी फिर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वो क्या चाहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को कम से कम करो और स्टेबल हो जाओ, ठीक है ना। समझ गए, नहीं समझे? बस ये बात याद रखना कि जो भी बेटा आपके मॉलिक्यूल होते हैं, कोई बॉडी होती है, वो क्या चाहती है कि अपनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। अगर मिनिमम से इंक्रीज करोगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगी, और मिनिमम से अगर बेटा आप डिक्रीज करोगे, कम करो, तो भी अनस्टेबल हो जाएगी। तो मिनिमम से कम तो क्या करनी है बेटा, अगर आप देखो ये क्या है, डिस्टेंस है r0, मतलब 2 मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस r0, ये भी क्या मान लो। अगर इससे बड़ी करोगे तो भी वापस आएगा, अगर बड़ी करोगे तो बेटा होगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी बेटा इंक्रीज हो जाएगी, ऊपर ग्राफ जाएगा ना। मान लो आप यहाँ तक लेकर गए, तो यहाँ तक बेटा कुछ वैल्यू आपकी, अगर यहाँ पर -10 थी, -5 या 8 हो जाएगी, तो बढ़ गई। वो क्या चाहेगी, अपनी कम करना, तो बेटा वो वापस आ जाएंगे। अगर बेटा आपने डिस्टेंस और कम कर दी, कंप्रेस कर दिया, मान लो इतनी डिस्टेंस कर दी, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी इसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर भी क्या आ गई बेटा। तो ये बस यही चाहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज कर, तो बॉडी उसी पोजीशन में स्टेबल रहती है जहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, ठीक है ना। तो ये लिख सकते हो, कोई भी बॉडी स्टेबल कब होगी, जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी बेटा मिनिमम है तो बॉडी
स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। देखो इक्विलिब्रियम भी दो तरह के होते हैं, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। एग्जाम्पल बहुत अच्छा देते हैं बेटा कई बुक्स में। मान लो ये एक कटोरी सी है बेटा, इसके अंदर आपने यहाँ पर कोई बॉल रख दी, ये बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर आप इसको इधर ले जाओगे फिर वापस कहाँ आना जाएगा, इधर ले जाओगे फिर वापस कहाँ जाना जाएगा, तो ये क्या है स्टेबल। अगर इसी को बेटा ऐसे करो, आप ऐसा कर दो और इसके ऊपर टिका दो, टिक तो जाएगा ना थोड़ी देर के लिए, टिक जाएगी ना चीज। अब अगर आप इसको इधर करोगे तो क्या उधर जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स जीरो, इक्विलिब्रियम है लेकिन कैसा है, अनस्टेबल। और ये कौन सा है आपका, स्टेबल। इसके बाद बेटा आपका आता है स्ट्रेस। भाई आपने फोर्स लगाई तो कुछ बेटा इसको स्ट्रेस फील हुआ ना, ये ग्राफ ना याद कर लेना, 12th में नहीं तो करना पड़ेगा बेटा, उसमें भी है। हाँ जी, ये ग्राफ ना जो अभी बनाया था बेटा पोटेंशियल एनर्जी वाला, अब याद कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो 12th में भी है बेटा ग्राफ, सेम ग्राफ, तो वहां पर याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या था, रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया। एफ के पैरों में आर डाल दिया बेटा, समझ जाओगे, पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, ये किसके इक्वल हो जाती है, एफ अप्लाइड या डिफॉर्मिंग के, कब, हाँ जब आपका इक्विलिब्रियम हो, एट इक्विलिब्रियम या स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसकी बेटा ऐसा यूनिट की बात की थी, इसकी ऐसी यूनिट बेटा क्या आई थी आपकी, मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर -2। अच्छा, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर भी तो होता था, बट ये प्रेशर के जैसा तो नहीं है फिलहाल के लिए, थोड़ा बहुत फर्क आगे देखेंगे, बट यूनिट तो प्रेशर की भी यही आएगी ना। यस सर। तो इसकी यूनिट को बेटा क्या बोल सकते हो, पास्कल भी बोल सकते हो। तो पास्कल अकेली, क्योंकि पास्कल से मतलब क्या है, यूनिट का, जैसे न्यूटन है, ठीक है ना, या वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। अब जो जूल के अंदर जो चीजें आएंगी बेटा किसी और की बनेंगी, उसको भी जूल कह देंगे, तो इसकी यूनिट पास्कल भी हो सकती है। ठीक, अब इसके बाद इतना काम हो गया। स्ट्रेस के टाइप देख लेते हैं एक बार, कौन कौन से टाइप थे बेटा। तो सबसे पहला बेटा आपका जाता था टेंजेंशियल, तो लॉन्गिट्यूडनल कर लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनल यहां पर बेटा नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। सेकंड बेटा आपका आता था टेंजेंशियल, शियर या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस। और बेटा थर्ड क्या आता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम स्ट्रेस, यहां पर बेटा इसको बल्क स्ट्रेस भी बोलते हैं। हाँ, हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोल देते हैं बेटा, हाइड्रोलिक स्ट्रेस वो भी लिख सकते हो, तीसरा नाम भी है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। चलो जी, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बेटा क्या है, देखो स्ट्रेस जितनी भी हैं, एक बात याद रखना, स्ट्रेस जितनी भी बेटा, स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला रहेगा हमेशा फोर्स पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर। देखो एक ना हमारे केस में 11th में लगभग हर क्वेश्चन में रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स क्या होगी, इक्वल होगी। हमारे केस में रिस्टोरिंग और अप्लाइड फोर्स इक्वल होगी, तो हमारे केस में चाहे ये फॉर्मूला लगा दो चाहे ये लगा दो, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल बेटा क्या होता है, मान लो कोई आपने ऑब्जेक्ट लिया, कोई बॉडी ली बेटा, मान लो ये वाली,
यहाँ से बेटा फिक्स की हुई है और ये इसका एरिया है, और आप फोर्स लगा रहे हो बेटा यहाँ तो इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, यहाँ फिर बेटा किधर लगा रहे हो, इस डायरेक्शन में लगा रहे हो। यहाँ इस चीज़ को खींचने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ कंप्रेस करने की। तो यानी कि जो फोर्स है बेटा इस केस में डिफॉर्मिंग फोर्स परपेंडिकुलर टू दी क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखो एरिया बहुत टाइप के हो सकते हैं, जैसे मान लो ये ले लो, इसका बेटा जो सिलेंडर होता है ना, ये ऊपर तो होगा नहीं, एक ये भी एरिया होता है कर्व वाला और एक ये होता है। तो हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, जैसे ये सर्कल वाला एरिया नीचे वाला बना हुआ है, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इसमें याद रखना डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है बेटा, परपेंडिकुलर टू दी क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा स्ट्रेस का, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में बेटा ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इक्वल टू एफ अप्लाइड लिख लो या रिस्टोरिंग लिख लो, डिवाइड बेटा एरिया। एरिया कौन सा लेना है, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये जो एरिया है बेटा ये वाला, ये एरिया, ठीक है, ये जो एरिया है ये वाला है, ठीक है ना। चलो आ गया था बेटा शियर एंड टेंजेंट। हाँ वो आगे करते हैं, इसके टाइप कितने होते हैं बेटा, 2 टाइप होते हैं, वो आगे कर लेते हैं, फिलहाल इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, शियर या टेंजेंशियल। शियर में बेटा मैंने बताया था आपको, मान लो जैसे आपकी कोई बुक है और आपने ऐसे रखी हुई है, और आपने बेटा इसके ऊपर फोर्स लगाई और ये बुक थोड़ी सी आगे की तरफ, ठीक है ना। ये मान लो आपकी एक्स आ गई और ये लेंथ कितनी है, यहाँ पर फोर्स कैसे लगाओगे बेटा, ऐसे लगाई होगी आपने फोर्स, मतलब आप यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो इसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपकी शियर स्ट्रेस है इसका फॉर्मूला क्या आएगा, उस दिन थोड़ा सा दिमाग वो हो रहा था। अब देखो ना फोर्स कहाँ लगा रहे हो आप, जैसे मान लो आपकी ये बुक होगी तो फोर्स इसमें सबसे पहला ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शन, इसके क्या लगा रहे हो आप, पैरेलल। तो डिफॉर्मिंग फोर्स बेटा इसके पैरेलल लगेगी, और कितने एरिया पे लग रही है, इस एरिया पे लग रही है ना, एरिया ये वाला लेना है, ये वाला बेटा एरिया लेना है, और आपने फोर्स हमेशा क्या लगानी है, पैरेलल फोर्स लगानी। तो मतलब ये आ जाएगा आपका डिफॉर्मिंग फोर्स। अच्छा ये आपकी एफ रिस्टोरिंग डिवाइड बाय अप्लाइड, सेम आ जाएगी एरिया। और ये एरिया बेटा कौन सा है, ये वाला जिसके ऊपर आपकी फोर्स लग रही है। हाँ ये लिख सकते हो, कॉमन सी बात है, डिफॉर्मिंग फोर्स इज पैरेलल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, लास्ट बेटा वॉल्यूम स्ट्रेस या बल्क स्ट्रेस। ये क्या होती है, मान लो आपने किसी पीस को, ये पीस है कोई, तो इसकी लेंथ बेटा मान लो आपकी L है, ठीक है ना। 3D डिमेंशन में बना सकते हो, जस्ट ये फ्रंट फेस है, इसको आपने किसी लिक्विड के अंदर डाल दिया, मान लो ये साइज था। अब लिक्विड चारों तरफ से क्या लगाएगा बेटा, फोर्स।
तो बेटा ये थोड़ा सा इसमें चेंज आ गया, तो ये जो वॉल्यूम में चेंज आया बेटा, ये कितना आ जाएगा, डेल्टा वी। चीज चारों तरफ से बेटा कंप्रेस होगी जब आप उसको किसी लिक्विड में डालोगे तो। अच्छा, हर कंप्रेस कैसे होती है, फीलिंग नहीं आती बेटा। पनडुब्बी गई थी पानी में टाइटैनिक का मलबा देखने, समझ के बात। आपने देखा होगा जब पानी के अंदर कोई चीज जाती है तो बेटा पानी उसके ऊपर प्रेशर लगाता है ना, और अंदर उसको ऐसे डिजाइन किया जाता है, एक तो उसकी बेटा जो सरफेस है ताकि वो सॉलिड हो, मतलब अच्छे मजबूत वाली हो, और अंदर से भी एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है ताकि अपवर्ड जो बाहर से प्रेशर लग रहा है तो कैंसिल कर दे उसे, और जो अंदर से लग रहा है, दोनों इक्वल होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर जैसे अंदर वाला प्रेशर कम हुआ, बाहर से लगा तो काम खत्म। जैसे बेटा उनका हुआ था, तो उनका वॉल्यूम बेटा कम हुआ होगा ना, ठीक है ना। जब जैसे वो काम बना तो ये केस होता है। तो मतलब यहां पर इसका थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो बेटा इसमें आपका जो लगेगा, यानी कि बल्क स्ट्रेस है या वॉल्यूम स्ट्रेस है, वॉल्यूम। अच्छा, फोर्स लगेगी बेटा चारों तरफ से, ये याद रखना। हर कॉर्नर पर या हर पॉइंट पर बेटा फोर्स लगेगी, और सरफेस के बेटा क्या होगी, नॉर्मल परपेंडिकुलर, मतलब। तो ये आ जाएगा बेटा इसका फॉर्मूला, फोर्स पर यूनिट एरिया। हाँ जी, ठीक है ना। अब जिस एरिया पे बेटा लगेगी वो एरिया आप ले लेना, ठीक है। तो ये आ गई आपकी बल्क स्ट्रेस, और ये स्ट्रेस के 3 टाइप हो गए। अब इसमें 2 टाइप और होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अब ये बेटा इसमें क्या हो सकता है, आप लेंथ को इंक्रीज कर सकते हो और डिक्रीज कर सकते हो, चीज को कंप्रेस कर सकते हैं या खींच सकते हो। 2 टाइप आते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव। नाम याद होंगे बेटा आपको, तो ये मैं यहां से मिटा देता हूं बेटा इसको। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के टाइप ना, टाइप्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल। सबसे पहला बेटा कौन सा आता है, टेंसाइल स्ट्रेस। और सेकंड बेटा आपका आ जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। अच्छा, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, बताओ। नहीं करवाया हो सर, हमें करवाया भाई। इसमें क्या होता है आपका, जब किसी बॉडी की लेंथ क्या हो, इंक्रीज हो, खींचोगे ना। जैसे लॉन्गिट्यूडिनल में क्या था, आपने मान लो जैसे आपने लॉन्गिट्यूडिनल की फीलिंग कहां से लोगे, जैसे किसी रस्सी के साथ कुछ चीज बंधी हुई है ना, जैसे बड़ी बड़ी बेटा आपकी जो क्रेन होती है बेटा, वेट उठाती है ना, उसमें एक तार डली होती है, आपने देखा होगा, एक वायर लगी होती है। और वो जब वेट डाली जाती है उसको उठाते हैं मान लो, अब उस वायर के साथ क्या हो रहा है, एक वेट लटक रहा है, उस वायर को वो वेट नीचे खींचना चाह रहा है, तो वहां पर वो कॉमन सी बात है बेटा, फोर्स भी क्या होगी। मान लो ये वायर बेटा गोल होती है, गोल होती है, रेक्टेंगुलर वायर नहीं होती, तो गोल। यहां पर बेटा आपने क्या अटैच कर दिया, साथ में एक वेट। ये वेट इसको नीचे खींचेगा, यहां पर वेट एक फोर्स लगाएगा ना डाउनवर्ड, mg। तो मतलब ये इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर, सॉरी इस एरिया के क्या लगी बेटा, परपेंडिकुलर। तो ये कौन सी स्ट्रेस होगी, लॉन्गिट्यूडिनल।
ठीक है ना भाई। ये जो आपकी बेटा वायर है इसको यहाँ से खींच रही हो ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में क्या था, जो डिफॉर्मिंग फोर्स होती है वो एरिया के परपेंडिकुलर लगती है, यही था। तो बेटा ये फोर्स इसके परपेंडिकुलर लगेगी ये वाली। अब यहां पर लेंथ इंक्रीज होगी अगर हुई थोड़ी बहुत, ठीक है ना। और कई बार क्या होता है कंप्रेस करने वाला काम आ जाता है, तो वहां पर बेटा कंप्रेसिव आ जाएगी। जैसे आप बेटा चेयर के ऊपर बैठे हुए हो, चेयर के नीचे बेटा मान लो पाइप है, आपका वेट उसके ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो वो पाइप क्या होना चाह रहे हैं, नीचे से अर्थ भी बेटा ऊपर फोर्स लगाएगी ना, तो पाइप क्या होना चाह रहे हैं, कंप्रेस होना चाह रहे हैं, ठीक है ना। बेटा सीधे रहेंगे तो बेटा कंप्रेस होना चाह रहे हैं, बेटा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे बेटा वो अलग बात है। मान लो घर में सोफे में बैठते हो बेटा, स्प्रिंग होती है ना, उसमें जैसे स्प्रिंग के ऊपर बैठते हो वो क्या होता है, कंप्रेस होता है। तो उसमें कौन सी हो रही है आपकी, लॉन्गिट्यूडनली तो है। लॉन्गिट्यूडनल में दो टाइप है, टेंसाइल और कंप्रेस। अगर लेंथ इंक्रीज हो तो टेंसाइल, अगर बेटा लेंथ डिक्रीज हो तो कंप्रेस। इसमें क्या आता है आपका, इसमें इफ अगर बेटा सिलेंडर जो है मतलब गोल चीज, ज़्यादातर गोल ही होती है वायर पर जो बनी होती है, अगर वो कंप्रेस हो तो कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है ना। फॉर्मूला बेटा क्या बनेगा इसका, टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला है तो फोर्स ही, बट फोर्स कौन सी है आपकी, स्ट्रेचिंग फोर्स है ना। और कंप्रेसिव स्ट्रेस में बेटा क्या होगा, सीधी सी बात लिख लो, लेंथ डिक्रीज हो रही है, लेंथ डिक्रीज हो रही है यानी कि चीज कंप्रेस हो रही, तो कंप्रेसिव। फॉर्मूला बेटा क्या बनेगा इसका, कंप्रेसिव स्ट्रेस का, मैं सी एस लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म, आप पूरी लिख लेना, कंप्रेसिव फोर्स डिवाइड बाय पर यूनिट। वो चीज वही है, नाम बदल दिया, कंप्रेस करने वाले फोर्स को कंप्रेसिव बोल दिया, स्ट्रेच करने वाले को बेटा स्ट्रेचिंग फोर्स बोल दिया, काम वही है। एक क्वेश्चन बेटा करना, स्ट्रेस चाहे कोई भी हो बेटा उसकी यूनिट सेम होगी, उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम। मान लो बेटा ये एक सरफेस है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा मान लो। वायर तो सिलेंड्रिकल होती है लेकिन बाकी चीजें सिलेंडर में क्यूबिकल शेप में हो सकती हैं। इसकी साइड कितनी है बेटा, 2 2 2, सारे 2 2 है, 2 2 मीटर लगा लो बेटा। हाँ आपने बेटा इस सरफेस के ऊपर ये एक फोर्स लगा दी, हाँ जी देख रहे हो ना, फीलिंग आ रही है परपेंडिकुलर। तो बेटा फोर्स है कितनी है, मान लो 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। इस केस में बेटा पहले तो बताओ कौन सी स्ट्रेस लग रही है, लॉन्गिट्यूडनल, शियर या तो लॉन्गिट्यूडनल लग रही है ना, आपको समझाना इस केस। अब अगर ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल में कौन सा टाइप है, कंप्रेसिव या टेंसाइल,
टेंसाइल खींच रही है। तो बेटा टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू बता सकते हो कितनी होगी? बताओ फिर। बेटा आप खुद सोचो, देखो यार क्या बनाया हुआ है, क्यूब है। तो फोर्स कहाँ लग रही है? ऊपर वाले सरफेस पे लग रही है ना, तो एरिया बेटा उसका लोगे। फोर्स है बेटा 5, एरिया बेटा लगाना साफ कितना आएगा ऊपर वाले का? 4 आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। तो बेटा इसको कर सकते हो हल्का फुल्का डिवाइड, तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा। 1.25 यूनिट बेटा क्या आती है? न्यूटन मीटर क्यूब। मैं पास्कल भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना? ठीक है। अब इसी में अगर मैं ऐसा क्वेश्चन कहूँ भाई, इसी में अगर इसी फोर्स को बेटा अगर मैं इस डायरेक्शन में कर देता, सेम क्वेश्चन है, देखो वैल्यू वैल्यू सब कुछ सेम है, हम फिगर अलग बना देते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस फोर्स बेटा इसके ऊपर ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। फोर्स किधर लग रही है बेटा? 5। इस बार स्ट्रेस कौन सी आएगी पहले ये बता दो। टेंजेंशियल ना, सरफेस के बेटा क्या लग रही है? पैरेलल फोर्स लग रही है। तो टेंशन कौन सी आ जाएगी? बातें नहीं, टेंशन कौन सी आ जाएगी? सो टेंशन कह रहा हूं, स्ट्रेस कौन सी आ जाएगी इस केस में? ऐसे जा रही है सर। हाँ देखो फोर्स ऐसे लग रही है ना, तो फिर शेयर आएगी ना। शेयर आएगी ना। टेंजेंशियल बोल दो बेटा चाहे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बेटा फोर्स 5 न्यूटन ही है, एरिया कितना बेटा? एरिया इस बार भी 4 ही है, एरिया इस बार भी 4 ही है। तो वैल्यू बेटा इसकी उतनी ही आ जाएगी 1 लेकिन ये स्ट्रेस अलग है बेटा, वो अलग थी, वैल्यू सेम आई। एक और क्वेश्चन देख सकते हो बेटा इसके ऊपर। अब इस फोर्स को बेटा ना हम ऐसे लगाते हैं ना हम वैसे लगाते हैं, इसको मिटा ही देते हैं। इस फोर्स को बेटा ये कर दिया, कितना लेते हैं बेटा? मान लो 5, बट एंगल बेटा मान लो आप 45 डिग्री। मतलब आपने फोर्स ना तो ऐसे लगाई ना ऐसे लगाई, किसी एंगल पर लगा दी। इसमें कौन कौन सी स्ट्रेस ध्यान से सुनना, कौन कौन सी स्ट्रेस लग रही है? ऑप्शन है आपका बेटा पता नहीं है, सोचो यार, आसान सा क्वेश्चन है। पीछे फोर्स के साथ तो अच्छे से खेल कर आए हो ना। अरे भाई ओनली शेयर्स, ओनली ध्यान से परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी वो कौन सी देगी आपको? लॉन्गिट्यूड। पैरेलल लगेगी वो कौन सी देगी? यहां पर दोनों ही लग रही हैं। आप फोर्स के कंपोनेंट नहीं देख रहे, फोर्स के कंपोनेंट नहीं देख रहे बेटा। अभिमन्यु एक कंपोनेंट इधर जाएगा, क्या आएगा वो? F कोस थीटा, यानी कि 5 कोस थीटा। थीटा कितना है? और इधर भी जाएगा बेटा एक 5 साइन थीटा, वो भी 45 है। तो परपेंडिकुलर फोर्स भी लग रही है और पैरेलल भी लग रही है बेटा। यहां पर दोनों लग रही हैं। यहां पर आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी है और शीयर स्ट्रेस भी है। तो इस बात का ध्यान रखना। इस बार आंसर निकालना कितना आएगा?
मैं LS लिख देता हूँ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का बार बार क्या लिखना, फोर्स कितनी लग रही है पहले तो ये पहचानो। लॉन्गिट्यूडनल बेटा परपेंडिकुलर देखते हैं, ठीक है, वो आ जाएगा बेटा 5। रितेश साइन 45 कितना होता है? हाँ 1/, एरिया कितना बनेगा बेटा इस बार भी 4। आंसर आ गया 5/√2, 4 और मैथ में अगर आप बेटा ध्यान देते हो ना तो अंडर वाली चीजों को नीचे नहीं लिखते कभी, तो ये काम कर सकते हो, तो ये बन जाएगा ये 2 और ये 8 बन जाएगा लॉन्गिट्यूडनल में, ठीक है ना। आएगा तो बेटा सेम ही दोनों तरफ। ये आंसर आ गया बेटा पास्कल। तो ये लॉन्गिट्यूडनल में बेटा आपने साइन लेना था और बेटा आपने शियर में कोस लेना है। तो शियर स्ट्रेस कितनी आएगी, या टेंजेंशियल स्ट्रेस, फोर्स तो बेटा इतनी है और नीचे बेटा एरिया बेटा 4 आएगा। तो बेटा कोस 45 कितना होता है? 1/√2 होता है। तो बेटा सेम वही बन गया, तो आ जाएगा 5√2/8 पास्कल। तो ये बेटा यहाँ पर दोनों लग रही है। अगला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे और अच्छे से कर भी सकते हो, ये नोट कर लो बेटा, फिर आगे चलेंगे। हो गया। अब क्या करना है आपने, बस ये एंगल बदल दो बेटा। ये एंगल इस बार कितना है 30 बना दो। ये एंगल बेटा 30 है। फोर्स अब मान लो बेटा 6 न्यूटन मान लो। आपके पास बेटा ऑप्शन ये है, देखो ध्यान से, ऑप्शन देखो, क्वेश्चन बाद में करना। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ग्रेटर देन टेंजेंशियल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लेस देन टेंजेंशियल, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस, नन ऑफ दिस। कौन सी ज्यादा होगी? सेकंड है सर, लॉक कर दीजिए। लॉन्गिट्यूड आप क्या कहते हो, आप क्या कहते हो? सेकंड। मतलब लॉन्गिट्यूडनल कम होगी, देखो करके देखो। इधर आ जाएगा बेटा 6 cos 30, और इधर बेटा आ जाएगा 6 sin 30, यही आएगा। आपको पता हो बेटा sin 30 बड़ा है, cos 30 बड़ा है। सर cos 30 बड़ा है तो cos 30 बड़ा है। अगर cos 30 बड़ा, कितना होना cos 30 बेटा? √3/2। तो cos 30 होता है बेटा √3/2 और sin 30 1/2। तो कौन सा बड़ा है? ऊपर वाला बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है। cos 30। और cos 30 बेटा कौन सी फोर्स देगा आपको? टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल ज़्यादा होगी बेटा। तो अगर ऐसा आ गया तो बेटा बता सकते हो, अदरवाइज आप इसकी वैल्यू निकाल कर बताओ मुझे कितनी आएगी लॉन्गिट्यूडनल की और शेयर। ऊपर वाले की तो आ रही है सर 3/4। तो मतलब आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बेटा कितनी आ गई 3/4 पास्कल। और टेंजेंशियल स्ट्रेस कितने की बेटा? 3/4 हाँ जी 3/4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में यहाँ पर। यस सर। ठीक है, चलो ये आ गया आपकी दोनों लॉन्गिट्यूडनल और नॉर्मल।